जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के बारे में, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इन जनरल भी क्लास 10th, 11th और 12th की जो ज्योग्राफी है वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से पढ़ना। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो शुरू करते हैं। चैप्टर का टाइटल है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है। और आम तौर पे छोटी क्लासेस से अपन ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, उसे रिसोर्स कहा जाता है। छोटी क्लासेस के हिसाब से ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे उसे क्या कहेंगे अपन, रिसोर्स कहेंगे। लेकिन क्या सिर्फ ये इनफ कंडीशन है कि कोई भी चीज़ हमारी नीड को सेटिस्फाई करे? सोच के देखो कि ज़मीन के 1000 फीट नीचे बहुत सारा गोल्ड गड़ा हुआ है। इस गोल्ड की आपको ज़रूरत है क्या? ज़रूरत है। ये हमारी नीड को सेटिस्फाई करेगा क्या? करेगा। लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू इस गोल्ड को बाहर निकाला जा सके, तो क्या इस गोल्ड को रिसोर्स कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, बिकॉज हमारी नीड तो है बट हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो किसी भी चीज़ को रिसोर्स होने के लिए एक तो इट शुड सेटिस्फाई आवर नीड, दूसरा इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। अच्छा, नीड को सेटिस्फाई करती है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है, लेकिन इतने से भी काम चल जाएगा क्या? अब इमेजिन करके देखो कि यही गोल्ड है, ये हमारी नीड को भी सेटिस्फाई करेगा, इसको निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन मान लेते हैं कि इसको निकालने के लिए खर्चा आ गया 80 लाख रुपए का और इस गोल्ड की मार्केट वैल्यू है सिर्फ 50 लाख रुपए। तो क्या इस गोल्ड को निकालने का कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान और हो गया। तो एक तो किसी भी चीज़ को रिसोर्स होने के लिए हमारी नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। किसी भी चीज़ को रिसोर्स होने के लिए एक तो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, दूसरा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, तीसरा इकोनॉमिकली फिजिबल हो, और इससे भी काम नहीं चलेगा, एक चौथी कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेगी। इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल एज वेल। कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई नॉनवेज की दुकान है। ये जो नॉनवेज है ये हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है क्या? हाँ करता है, बहुत सारे लोग खाते हैं। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है क्या? हाँ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है। इकोनॉमिकली फिजिबल है क्या? इकोनॉमिकली फिजिबल है, इसीलिए लोग दुकान खोलते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि किसी इंसान ने ये जो दुकान खोली है ये ऐसी जगह पे खोल ली जहाँ पे लोग नॉनवेज खाते ही नहीं हैं, जहाँ पे लोग प्योर तरीके से वेजिटेरियन हैं। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में ये जो नॉनवेज है ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। वहाँ पे इस नॉनवेज को रिसोर्स माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। विच मीन्स कि किसी भी चीज़ को रिसोर्स होने के लिए इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। कौन कौन सी 4 कंडीशन? इट शुड सेटिस्फाई आवर नीड, दूसरा इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, तीसरा इट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल, और चौथा इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। इन्हीं 4 चीज़ों को मिला के इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दो, वही आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। वही लिखा हुआ है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource। बहुत सिंपल। रिसोर्स क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उसको बुलाया जाएगा रिसोर्स। अच्छा, ये जो हमारा नेचर है, टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशंस हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये एक दूसरे के साथ में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कि नेचर में कोई चीज़ अवेलेबल है ए, और ये जो ए चीज़ है ये ह्यूमन बीइंग की किसी भी नीड को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो क्या इस ए चीज़ को रिसोर्स कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा।
अब दूसरा सिनेरियो इमेजिन करो कि मान लेते हैं कि कोई चीज़ है ए, और ये जो ए चीज़ है ये ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई तो करती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, ह्यूमन बीइंग के पास में इंस्टीट्यूशन नहीं है इस ए चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो भी ह्यूमन बीइंग के लिए इस ए चीज़ का कोई फ़ायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ए चीज़ को अगर रिसोर्स होना है तो उसको ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और ह्यूमन बीइंग को अगर इस ए चीज़ को यूज़ करना है तो उसको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये जो नेचर है, ये जो टेक्नोलॉजी है और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक दूसरे के साथ में, ह्यूमन बीइंग के साथ में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी and create institutions to accelerate their economic development। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। कोई भी चीज़ रिसोर्स कब होती है? जब वो ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करे, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। दूसरा, नेचर, ह्यूमन बीइंग, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के साथ में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। अब आगे एक सवाल पूछा गया है कि क्या रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं? रिसोर्सेज जो हमें मिलते हैं क्या वो हमें नेचर की तरफ से फ्री मिल रहे हैं क्या? और इसका एब्सोल्यूट आंसर है कि कोई भी रिसोर्स जो कि हमें नेचर से मिलता है वो फ्री नहीं है। इसमें एक थोड़ा सा बातचीत होती है। वो बातचीत क्या है? बच्चे कहते हैं कि सर एयर तो एकदम से फ्री है या वाटर तो एकदम से फ्री है, उसके लिए हम कहाँ पे कर रहे हैं? लेकिन नहीं है। पुराने टाइम पे लोग यही सोच रहे थे कि एयर एकदम से फ्री है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने को ये देखने को मिला कि एयर जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पॉल्यूट हो रही है, और इस पॉल्यूशन की वजह से या तो अब हम एयर प्यूरिफायर्स के लिए पे करते हैं या फिर हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं। मतलब या तो मॉनेटरी टर्म्स में पे करो या फिर हेल्थ वाइज आप पे करोगे। वैसा ही हो रहा है वाटर के साथ में कि पुराने ज़माने में लोग सोच रहे थे कि वाटर तो फ्री है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब अपने को रियलाइज़ हुआ कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो वाटर है इसको ओवर एक्सप्लॉइट किया गया, ओवर पॉल्यूट कर दिया गया, और उसकी वजह से आज की डेट में वाटर स्कैर्सिटी जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने को फेस करनी पड़ती हैं। मतलब या तो हम किसी भी रिसोर्स के लिए मॉनेटरी टर्म्स में पे करेंगे या फिर हम हेल्थ इश्यूज़ के थ्रू उसके लिए पे करेंगे। अगर हमने किसी भी रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट किया है तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही होंगे। बड़ा सिंपल सा आंसर है कि कोई भी रिसोर्स जो कि नेचर में अवेलेबल है वो फ्री नहीं होता, उसके लिए हम समहाउ पे कर रहे होते हैं। एंड रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। कोई भी रिसोर्स तब है जब उसको ह्यूमन बीइंग्स यूज़ कर रहे हैं, और ह्यूमन बीइंग्स उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं वो डिटरमाइन करता है कि रिसोर्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। ह्यूमन बीइंग्स खुद बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। इनफैक्ट अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग खुद एक रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? ह्यूमन बीइंग्स हैं। ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये एनवायरनमेंट में अवेलेबल मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसको यूज़ करते हैं एज ए रिसोर्स। बड़ी सिंपल सी बातचीत। अब ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। ये क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज दो टाइप के हैं, एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। दोनों क्या होते हैं अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे भी रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे भी रिसोर्सेज चार टाइप के होते हैं, एक है पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप्ड, तीसरा है स्टॉक और चौथा है रिजर्व्स। बड़ा सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज दो टाइप के हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज दो टाइप के हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज चार टाइप के हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल और इंटरनेशनल। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे भी रिसोर्सेज चार टाइप के हैं, एक है पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप्ड, तीसरा है स्टॉक और चौथा है रिजर्व्स।
एक एक करके अपन देखेंगे इनके बारे में, लेकिन उससे पहले एक फिगर दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। देखो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो में। नेचुरल रिसोर्सेज में एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको कि रिन्यू किया जा सकता है बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिन्यू नहीं होते, जो कि फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। जैसे कोल है, जैसे पेट्रोलियम है, इनको फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो जो रिसोर्सेज रिन्यू हो जाते हैं वो रिन्यूएबल हैं, जो रिन्यू नहीं होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल में भी दो कैटेगरीज हैं, एक है रिसाइक्लेबल और दूसरे हैं नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल मतलब जैसे मेटल्स हैं, ये जो मेटल्स हैं ये फॉर्म होने में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन मेटल्स को कई बार यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपके घर में कोई प्लेट है, वो ख़राब हो गई, उसको मम्मी फेंकती नहीं है, उसको मम्मी दे देती है कबाड़े वाले को। वो जो कबाड़ी वाला है वो उस प्लेट को दोबारा से रिसाइकिल करता है और किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लेता है। दूसरे हैं नॉन रिसाइक्लेबल, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे पेट्रोलियम है। अब ये जो पेट्रोल है वो एक बार गाड़ी में डाला, एक बार यूज़ किया, एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, वो नॉन रिसाइक्लेबल है। अच्छा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं कंटिन्यूस या फिर फ्लो रिसोर्सेज। कंटिन्यूस या फिर फ्लो रिसोर्सेज का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि ख़त्म नहीं होंगे, जैसे विंड है, जैसे वाटर है, जो कि ख़त्म नहीं होंगे, मतलब कंटिन्यूसली फ्लो में रहेंगे। और दूसरे हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में एक होती है नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट वगैरह, जिसको अपन बोल सकते हैं फ्लोरा, और दूसरा है वाइल्ड लाइफ, जिसको अपन बोल सकते हैं फौना। अच्छा, एक ह्यूमन बीइंग वाली भी कैटेगरी है। ये जो ह्यूमंस हैं ये रिसोर्सेज को लेके स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करते हैं और रिसोर्सेज की क्वांटिटी और क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। बड़ा सिंपल। अब एक एक करके अपन रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को देख लेते हैं। पहला है ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज दो टाइप के हैं, एक है बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरे हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं? ऐसे रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ऐसे रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं एंड हैव लाइफ, उनको बुलाया जाता है बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे फ्लोरा एंड फौना है, जैसे फिशरीज, जैसे लाइव स्टॉक, ये सब क्या है? ये सब बायोटिक रिसोर्सेज हैं। अच्छा, स्फीयर्स अपन ने 4 पढ़े थे। एक अपन ने पढ़ा था लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर इज रिलेटेड टू लैंड, ये अपने को पता होना चाहिए। दूसरा अपन ने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर इज रिलेटेड टू वाटर। तीसरा अपन ने पढ़ा था एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू एयर। और चौथा अपन ने पढ़ा था बायोस्फीयर, ये वो स्फीयर है जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों इंटरेक्ट करते हैं, और ये वो स्फीयर है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। जो रिसोर्सेज बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं एंड दे हैव लाइफ, उनको बुलाया जाता है बायोटिक रिसोर्सेज। दूसरे होते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, या अपन ये बोल सकते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है एबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे रॉक्स हैं, जैसे मेटल्स हैं, ये सब क्या हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। ओरिजिन के बेस पे पहला बायोटिक रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, उनको बुलाया जाता है बायोटिक रिसोर्सेज। और दूसरे हैं एबायोटिक रिसोर्सेज, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे भी रिसोर्स दो टाइप के हैं। एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नाम से ही क्लियर है, ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जिनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। जिन रिसोर्सेज को फिजिकल या फिर केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू रिन्यू किया जा सकता है या रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, उनको बुलाया जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, अपने आप उगता है फॉरेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इनडिस्क्रिमिनेटली काटोगे, अगर आप ओवर एक्सप्लॉइट करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, बिकॉज पेड़ को उगने में बहुत टाइम लगता है, फॉरेस्ट को बनने में बहुत टाइम लगता है, काटने में कुछ सेकंड लगते हैं। बट इन जनरल अगर आप कोई छेड़खानी नहीं करो
या अगर आप लिमिटेड तरीके से छेड़खानी करो तो फॉरेस्ट उगते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिनको कि रिन्यू किया जा सकता है, जिनको कि रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है एज कंटिन्यूस और फ्लो रिसोर्सेज। और दूसरे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इन देयर फॉर्मेशन। फॉर्म होने में इन रिसोर्सेज को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जैसे मिनरल्स हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं। दीज अकर ओवर वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम स्केल। कुछ 100 साल का काम नहीं है, एक इंसान के लाइफ स्पेन में ये फॉर्म नहीं होते हैं, रिसाइकल नहीं होते हैं, इनको लगते हैं कई लाखों साल, तब जाके ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर्म होते हैं। और ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनमें से कुछ रिसाइकलेबल हैं, जैसे मेटल्स हैं। मेटल्स को कई बार यूज़ किया जा सकता है। अभी अपन एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि आपके घर में कोई प्लेट खराब हो जाती है तो उसको फेंका नहीं जाता, उसको मम्मी कबाड़ी वाले को दे देती है, और कबाड़ी वाला जो है उसको फिर रिसाइकल करता है और किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि एक बार यूज़ करने पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे पेट्रोल है। इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक और एबायोटिक। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे पहला रिन्यूएबल है, ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जिनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस, जैसे सोलर एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी। दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉर्म होते हैं। इनमें से कुछ रिसाइक्लेबल होते हैं जैसे मेटल्स, और कुछ नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स। मतलब फॉसिल फ्यूल्स एक बार यूज़ करोगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तीसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और ओनरशिप के बेसिस पे 4 टाइप के रिसोर्सेज हैं। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, बहुत सिंपल बोला जाए तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको कि प्राइवेटली ओन किया जाता है उनको बुलाया जाता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आपका घर है, प्राइवेटली ओन करते हो आप उसे, वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है। या किसी गांव में किसी फार्मर का खेत है, वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। या फिर जितनी भी अदर प्रॉपर्टी आपकी है वो सब क्या है आपका, वो सब आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको प्राइवेटली ओन किया जाता है, जिनको कोई इंडिविजुअल ओन करता है, उनको बुलाया जाता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दूसरे हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ऐसे रिसोर्सेज जिनको पूरी कम्युनिटी मिल के यूज़ करती है उनको बुलाया जाता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। जैसे आपके शहर में जो भी पब्लिक पार्क होगा वो किसी इंडिविजुअल का रिसोर्स नहीं है, उसको पूरी कम्युनिटी मिल के यूज़ करती है, तो वो कैसा है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है। या फिर गाँव में जो पॉन्ड होते हैं, तालाब होते हैं, वो भी कैसे हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो कि प्राइवेटली ओन किए जाते हैं। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबल होते हैं, जिसको कि पूरी कम्युनिटी यूज़ करती है। और तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज। देखो टेक्निकली अगर देखा जाए तो जितने भी रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर नेशन में अवेलेबल होते हैं वो सब नेशनल रिसोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो फार्म है, आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो कहने के लिए आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, लेकिन अगर कल को समाज के फ़ायदे के लिए सरकार को उस पे से रोड निकालनी होगी तो सरकार उस फार्म को आपसे ले सकती है। प्यार मोहब्बत से दोगे तो प्यार मोहब्बत से ले लेगी, और अगर प्यार मोहब्बत से नहीं दोगे तो और भी तरीके हैं सरकार के पास में। तो टेक्निकली तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब नेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में लाई करते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू अक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। सरकार जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है समाज के भले के लिए, पब्लिक गुड के लिए। जैसे रोड बनानी है, रेलवे बनानी है, तो उस सब के लिए आपके प्राइवेट रिसोर्सेज को भी सरकार एक्वायर कर सकती है। हमारे कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब नेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। और कंट्री के बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी रिसोर्सेज हैं वो भी नेशनल रिसोर्सेज का हिस्सा हैं। अभी 12 नॉटिकल माइल क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो होता क्या है कि ये तो है हमारी लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री में जितने रिसोर्सेज हैं वो हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। इस लैंड बाउंड्री के बियॉन्ड ओशन वाटर्स में अगर आप 12 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस जाओगे, 12 नॉटिकल माइल मतलब लगभग 22 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस जाओगे ओशनिक वाटर्स में, तो 12 नॉटिकल माइल तक इस ओशनिक वाटर में भी जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो भी कौन से हैं, वो भी नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। वो भी कौन से रिसोर्सेज होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। देखो
ओशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको रेगुलेट करती हैं इंटरनेशनल बॉडीज़। जैसे एक बॉडी है अनक्लॉज, ये जो अनक्लॉज है इसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। मान लेते हैं कि किसी कंट्री की लैंड बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री जो है वो कुछ इस तरीके की है, तो इस कोस्टल बाउंड्री पे एक सीधी लाइन बनाई जाएगी। ये सीधी लाइन बना ली, इस सीधी लाइन को बोला जाएगा बेस लाइन। क्या बोला जाएगा? बेस लाइन। क्या बोला जाएगा? बेस लाइन। अब इधर तो पूरी लैंड बाउंड्री है, कंट्री है, इधर ओशन वाटर्स हैं। इस ओशन वाटर में 12 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस आप जाओगे, इस 12 नॉटिकल माइल तक ओशन वाटर्स को बुलाया जाएगा टेरिटोरियल वाटर्स। क्या बुलाया जाएगा? टेरिटोरियल वाटर्स। इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक के डिस्टेंस को क्या बुलाया जाएगा ओशन वाटर्स में? टेरिटोरियल वाटर्स। फिर आगे और 12 नॉटिकल माइल चले जाओगे तो इस 12 नॉटिकल माइल को बुलाया जाएगा कॉन्टिग्यूअस जोन। क्या बुलाया जाएगा? कॉन्टिग्यूअस जोन, या फिर इसको परसूट जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसूट जोन, कॉन्टिग्यूअस जोन या फिर परसूट जोन। और इस बेस लाइन से अगर आप 200 नॉटिकल माइल्स तक चले जाओगे ओशन वाटर्स में तो इसको बुलाया जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बुलाया जाएगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड जितना भी ओशन है उसको बुलाया जाता है ओपन सी। क्या बुलाया जाता है? ओपन सी या फिर हाई सी, कुछ भी बुला लो। बड़ा सिंपल, बेस लाइन से किसी भी कंट्री के कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल तक क्या बुलाया जाता है? टेरिटोरियल वाटर्स। अगला 12 नॉटिकल माइल क्या बुलाया जाता है? कॉन्टिग्यूअस जोन। और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस क्या बुलाया जाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड शुरू हो जाते हैं ओपन सीज। ये जो कैटेगराइजेशन है ये क्यों किया गया है, इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब डिटेल में अपन पढ़ते हैं जब अपन यूपीएससी ऑप्शनल के तौर पे ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो सिर्फ इतना याद रखो कि 12 नॉटिकल माइल तक ओशन वाटर्स में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज जो हैं वो नेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और 12 नॉटिकल माइल का मतलब कितना होगा? लगभग 22.2 किलोमीटर। कितना होगा? लगभग 22.2 किलोमीटर। बहुत सिंपल सी बातचीत। फिर ये जो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप चौथा रिसोर्स है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड शुरू हो जाते हैं ओपन सीज। और ओपन सीज में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बोला जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इन ओपन सीज के रिसोर्सेज पे किसी इंडिविजुअल कंट्री का कोई राइट नहीं होता है। अगर ओपन सीज के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी अपन ने देख लिया है कि 200 नॉटिकल माइल तक तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके बियॉन्ड जितना भी ओशन है वो आ जाता है ओपन सीज में। किस में आ जाता है? ओपन सीज में। ये जो ओपन सीज में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इनको बुलाया जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और इन इंटरनेशनल रिसोर्सेज के ऊपर किसी एक कंट्री का कोई अधिकार नहीं होता है। ओपन सीज में जितने भी इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं इनको अगर यूज़ करना है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ती है। बहुत सिंपल, एक बार फिर से देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज जो कि प्राइवेटली ओन्ड है उनको बुलाया जाएगा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दूसरा है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी उनको बुलाया जाता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली नेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब नेशनल रिसोर्सेज हैं। इनफैक्ट लैंड बाउंड्री के अलावा कोस्टल एरियाज के बियॉन्ड ओशन वाटर्स में 12 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस अगर आप जाओगे, मतलब लगभग 22.2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस अगर ओशन वाटर्स में जाओगे तो यहाँ भी जितना भी रिसोर्सेज मिलेंगे वो रिसोर्सेज भी नेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। ये जो 12 नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस है इसको क्या बुलाया जाता है? टेरिटोरियल वाटर्स। अगला 12 नॉटिकल माइल क्या बुलाया जाता है? कॉन्टिग्यूअस जोन। इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस क्या बुलाया जाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड शुरू हो जाते हैं ओपन सी। ओपन सी में जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं उनको बुलाया जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और ये जितने भी इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं इनके ऊपर किसी एक कंट्री का कोई राइट नहीं होता। अगर किसी कंट्री को यूटिलाइज करना है इन इंटरनेशनल रिसोर्सेज को तो उसको पहले इंटरनेशनल बॉडीज से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ती है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो, इंडियन ओशन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड, मतलब 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जो ओपन सीज हैं वहाँ पे मैग्नीज के नोड्यूल्स मिलते हैं। इंडिया ने परमिशन लिया अनक्लॉज से इन मैग्नीज नोड्यूल्स को माइन करने के लिए, निकालने के लिए, यूज़ करने के लिए।
तो कोई भी कंट्री अगर अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड जाके इंटरनेशनल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहेगी तो उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। और फिर चौथा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे भी 4 टाइप के रिसोर्सेज हैं। पहला है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो किसी रीजन में मिलते तो हैं बट उनको पूरे पोटेंशियल तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड अप टू देयर पोटेंशियल। जैसे राजस्थान में, गुजरात में विंड एनर्जी का, सोलर एनर्जी का खूब सारा पोटेंशियल है, लेकिन इस पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया है। और उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी के केस में बात करें तो राजस्थान में सोलर एनर्जी का खूब सारा पोटेंशियल है बट यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। बिकॉज सोलर पैनल्स को लगाने के लिए लैंड की ज़रूरत होती है और लोगों से लैंड को अक्वायर करना सरकार के लिए डिफ़िकल्ट है। तो मतलब ये जो फुल पोटेंशियल तक यूटिलाइज नहीं किया गया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट सिंपल अपने को क्या याद रखना है कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि किसी रीजन में मिलते हैं और उनको पूरे पोटेंशियल तक यूटिलाइज नहीं किया गया है, उनको बुलाया जाएगा पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरे होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको पूरी तरीके से हमने सर्वे कर लिया है, उनकी क्वालिटी के बारे में, उनकी क्वांटिटी के बारे में हमें सब कुछ पता है और हम उन्हें आम जिंदगी में यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको बुलाया जाता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। मतलब आम तौर पे जिन रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? डेवलप्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएंगे। तीसरा है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? ऐसे मटेरियल्स जो कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, उनमें ह्यूमन नीड को फुलफिल करने का, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है उनको यूज़ करने के लिए। देखो, पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि किसी रीजन में मिलते हैं, उनमें पोटेंशियल है हमारी नीड को सेटिस्फाई करने का, लेकिन अभी तक हमने उनको फुल पोटेंशियल तक यूटिलाइज नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन किसी और रीजन की वजह से अभी तक इन रिसोर्सेज को हमने पूरे पोटेंशियल तक यूज नहीं किया। द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरे डेवलप्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि आम तौर पर यूज कर रहे हैं हम, जिनको हमने सर्वे कर लिया, जिनकी हमें क्वालिटी क्वांटिटी सब के बारे में पता है, उनको बोल देते अपन क्या? डेवलप्ड रिसोर्सेज। तीसरे हैं स्टॉक। स्टॉक रिसोर्सेज का मतलब है ऐसे रिसोर्सेज जो कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, जो कि ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के पास में अभी टेक्नोलॉजी नहीं है उनको यूज करने के लिए। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वाटर। वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, और ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दे आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अभी तक हमारे पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू हम इसको एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर लें, कि वाटर को बाइफरगेट करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग करें और उसको फिर एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें। तो स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनमें पोटेंशियल है हमारी नीड को सेटिस्फाई करने का, लेकिन हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। और चौथा है रिजर्व्स। रिजर्व्स का बड़ा सिंपल सा मतलब है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ स्टॉक। ये जो रिजर्व्स हैं इनका मतलब क्या है? ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास में टेक्नोलॉजी भी है इनको यूज़ करने के लिए, लेकिन अभी हम इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तब इनको यूज़ कर लेंगे। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। जैसे हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना आता है, लेकिन रिवर वाटर को अभी हम पूरे पोटेंशियल तक यूज़ नहीं कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करते हैं। फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो इन रिसोर्सेज को अपन यूज़ कर लेंगे। देखो, अपन फिर से देख लेते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मैं क्या कह रहा हूँ मतलब क्या है, किताब क्या कह रही है? पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनमें पोटेंशियल है, जो कि किसी रीजन में मिलते हैं, लेकिन हमने अभी तक उनको पूरे पोटेंशियल तक यूटिलाइज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? उसके पीछे टेक्नोलॉजी कोई रीज़न नहीं है। हमारे पास में टेक्नोलॉजी है इन पोटेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, लेकिन कोई अदर रीज़न है जिसकी वजह से हम इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको हमने सर्वे कर लिया, जिनकी हमें क्वालिटी क्वांटिटी सब पता है, आमतौर पर हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तीसरा है स्टॉक रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनमें पोटेंशियल है हमारी नीड को सेटिस्फाई करने का, लेकिन हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। और चौथा है रिजर्व। रिजर्व रिसोर्सेज वो हैं
जिनमें पोटेंशियल है हमारी नीड को सेटिस्फाई करने का, हम यूज़ भी करते हैं इनको थोड़ा बहुत, हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, बट अभी उतनी ज़रूरत नहीं है। जब फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी तो इसके यूज़ को बढ़ा दिया जाएगा, तब तक के लिए ऐसे ही रखा हुआ है इनको। बहुत सिंपल सी बातचीत अपन ने क्या की, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा रिसोर्स क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उसे बुलाया जाएगा रिसोर्स। नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस और ह्यूमन बींग्स कैसा रिलेशनशिप शेयर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप शेयर करते हैं। क्या रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है? नहीं, कोई भी रिसोर्स फ्री गिफ्ट नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं एंड हैव लाइफ, उनको बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा एबायोटिक रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज होते हैं, उनको बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको कि फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू रिन्यू किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पे पहला इंडिविजुअल रिसोर्स जो कि प्राइवेटली ओन किए जाते हैं। दूसरा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबल होते हैं। तीसरा नेशनल रिसोर्स, टेक्निकली जितने भी रिसोर्सेज हैं किसी भी नेशन में वो नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। लैंड बाउंड्री में जितने भी हैं वो तो है ही नेशनल रिसोर्स में। ओशन वाटर्स में भी 12 नॉटिकल माइल तक मतलब 22.2 किलोमीटर तक जितने भी रिसोर्सेज हैं वो भी नेशनल रिसोर्स का हिस्सा हैं। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड ओपन सीज में जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं उनको बुलाया जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और ये जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं इन पे किसी भी कंट्री का अधिकार नहीं होता है। अगर किसी कंट्री को इंटरनेशनल रिसोर्सेज को यूज़ करना है तो इंटरनेशनल बॉडीज से परमिशन लेनी पड़ती है। चौथा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें पहला है पोटेंशियल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जो कि किसी रीजन में मिलते हैं बट उनको अभी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। दूसरा डेवलप्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनका हमें सब कुछ पता है, जिनको हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, वो हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। तीसरा स्टॉक रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि एनवायरनमेंट में मिलते हैं, हमारी नीड को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल है उनमें लेकिन हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। और चौथा है रिजर्व्स, ऐसे रिसोर्सेज जिनके लिए हमारे पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। और ये रिसोर्सेज जो हैं वो हमारी नीड को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं लेकिन अभी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी तो इन रिजर्व्स को यूज़ कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बात की गई है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बातचीत अपन अगले सेशन में करेंगे। लगभग 30 मिनट का लेक्चर हो गया होगा और अब मैं छोटे लेक्चर्स इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज सेशन भले ही 1 घंटे का रिकॉर्ड कर लो और भले ही 30 मिनट का रिकॉर्ड कर लो, वॉच टाइम वही आता है 15 मिनट, 14 मिनट, 12 मिनट। तो जब वॉच टाइम वही है तो फिर छोटे सेशंस रिकॉर्ड करते हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।